अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्लास हमारा आज का टॉपिक जो है बेसिकली हम फाउंडेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट फाउंडेशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं, फाउंडेशन का पर्पस क्या होता है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जब भी कोई फाउंडेशन डिज़ाइन की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन होती क्या है? फाउंडेशन इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच कैरीज द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट एंड ट्रांसमिट्स इट टू द अंडरलाइंग सराउंडिंग सॉइल एंड अ रॉक। ठीक है। तो बेसिकली फाउंडेशन जो है वो स्ट्रक्चर का बॉटम बॉटम मोस्ट पार्ट होता है, और इसका पर्पज़ ये है कि इसने स्ट्रक्चर के लोड को सेफली कैरी करना है और उसको सेफली ट्रांसमिट करना है अंडरलाइंग सॉइल या रॉक, मतलब जिस चीज़ पे फाउंडेशन आपने प्लेस की है उस तक उसने उसको ट्रांसमिट करना है। ठीक है। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है, एन आर्ट that deals with determining the ability of the earth to support the load, designing the proper transition member to transmit the superstructure load into the ground safely। तो बेसिकली फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है वो साइंस है, वो आर्ट है। ठीक है। या आप इस तरह कह लें कि सिविल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद एक ऐसा ट्रांजिशन मेंबर डिज़ाइन किया जाता है जो कि इस लोड को सेफली ट्रांसमिट करेगा सॉइल पे। ठीक है। और पर्पस जो है अगेन वही चीज़ है, द एनलार्ज्ड बेस एरिया ऑफ द कॉलम और वॉल which reduces the contact pressure between the footing and soil. This prevents excessive settlements and shear failure or bearing capacity failure। तो पर्पस जैसे आपको मैंने बताया है, फाउंडेशन का पर्पस यही है कि इसने स्ट्रक्चर के लोड को सेफली ट्रांसमिट करना है सॉइल पे। इस तरह ट्रांसमिट करना है कि सॉइल में ना तो एक्सेसिव सेटलमेंट्स आएँ और ना ही उसमें शीयर फेलियर या बेरिंग कैपेसिटी फेलियर आए। तो नॉर्मली फाउंडेशन की दो टाइप्स होती हैं, जो जनरल टाइप्स हैं वो दो हैं। एक को शैलो फाउंडेशन कहा जाता है और सेकंड वन को डीप फाउंडेशन कहा जाता है। शैलो फाउंडेशन का मतलब है ऐसी फाउंडेशन जिसमें डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो विड्थ ऑफ फुटिंग से लेसर होती है, या जनरली अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो 3 मीटर से लेसर है तो ऐसी फाउंडेशन को हम शैलो फाउंडेशन का नाम देते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है डीप फाउंडेशन। ऐसी फाउंडेशन जिसमें डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो 4 टाइम्स विड्थ ऑफ फुटिंग से ज़्यादा हो। मीन डी एफ और बी की जो रेशियो है वो 4 से ग्रेटर हो या 4 के इक्वल हो, तो ऐसी फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन कहते हैं। या अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो 3 मीटर से ग्रेटर है तो तब भी फाउंडेशन जो है वो डीप फाउंडेशन ही कहलाती है। ओके। नॉर्मली फाउंडेशन डिज़ाइन की जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं नॉर्मली हम जो फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं फॉलो करते हैं, उनमें नंबर वन ये है कि हमने लोकेट द साइट एंड पोजीशन ऑफ द लोड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइट और लोड की पोजीशन को लोकेट करना है। उसके बाद एक रफ एस्टिमेट लगाया जाता है फाउंडेशन का। ठीक है। फाउंडेशन लोड का एक रफ एस्टिमेट लगाया जाता है नॉर्मली बिल्डिंग कोड्स को देखते हुए, बिल्डिंग टाइप को देखते हुए। ठीक है। या कुछ इंजीनियरिंग गाइडलाइंस को देखते हुए आप एस्टिमेट करते हैं कि इस स्ट्रक्चर का या इस बिल्डिंग का लोड जो है वो नॉर्मली इस रेंज में होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक लोड एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि फिजिकली साइट को इंस्पेक्ट किया जाता है। इस रिकॉन्सेंस सर्वे या इस सर्वे का पर्पज़ ये होता है कि हमने कोई भी अगर साइट पे कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई जियोलॉजिकल या कोई जियोटेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमारा डिज़ाइन जो है वो अफेक्ट हो सकता हो, उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप वो यही होगा कि आपने फिज़िकली उस साइट को विज़िट करना है और ये देखना है कि वहाँ पे कोई इस तरह का इशू तो नहीं है, कोई ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है जिनकी वजह से हमारा डिज़ाइन जो है वो अफेक्ट हो सकता हो। ये सेकंड स्टेप होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम डिफाइन करना है। आपने अपने मेथडोलॉजी और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो कि आप परफॉर्म करेंगे उस साइट की जियोटेक्निकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो थर्ड स्टेप में आप फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को प्लान करेंगे।
और जो फाइनल जो सॉरी फोर्थ स्टेप होगा, उस फोर्थ स्टेप में आप जो भी आपने फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम डिफाइन किया है, जो आपने प्लान किया है कि मैंने इस साइड पे ये फलां फलां टेस्ट करने हैं, तो उन टेस्ट को आप परफॉर्म करेंगे। वो फील्ड इन सिचू टेस्ट भी हो सकते हैं, वो लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हो सकते हैं। अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट है तो आप क्या करते हैं कि कोई प्रॉपर मेथड यूज़ करते हुए सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस सैंपल को फील्ड में ला के टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका फोर्थ स्टेप होगा, जिसमें आपने जो एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम या जो एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम डिफाइन किया था, जो प्लान किया था, उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, और जो भी सॉइल की जो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप फाइंड कर लेंगे। जो फाइनल स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास एस्टिमेटेड लोड भी है, ठीक है। लोड कैलकुलेशन एस्टिमेटेड भी हो सकती हैं और एग्जैक्ट भी हो सकती हैं। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग्स हों तो आप एग्जैक्ट लोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग का लोड कितना होगा। तो फाइनल स्टेप में क्या है कि आपके पास लोड भी है, एस्टिमेटेड लोड भी है, सॉइल के लोड कैरिंग कैपेसिटी भी है, और आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस आउट कर रहा हो। ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर डिज़ाइन करना है, ऐसी फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है जो कि अप्लाइड लोड को सेफली ट्रांसमिट कर रही हो सॉइल पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, ये थ्योरी को अच्छी तरह देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ समझ आ जाएंगी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं फाउंडेशन टाइप्स पे। तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि जनरली जो फाउंडेशन टाइप्स हैं वो दो होती हैं, स्प्रेड फाउंडेशन और मैट या राफ्ट फाउंडेशन। मैट फाउंडेशन जो है बेसिकली, स्प्रेड फाउंडेशन में क्या है कि हर फाउंडेशन जो है वो सेपरेट होगी, एज ए सिंगल यूनिट एक्ट कर रही होगी। मैट में क्या होता है कि आप फाउंडेशन में एक स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं, एक प्लेट एलिमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के लोड को कैरी कर रहा होता है। तो ये फर्स्ट टाइप है हमारे पास शैलो फाउंडेशंस। और सेकंड डीप फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास पाइल्स आ जाती हैं, पियर्स आ जाती हैं और केसेस आ जाती हैं। इनकी डिटेल्स हम वन बाय वन देखते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शैलो फाउंडेशन जो हैं उसके एडवांटेज क्या होते हैं। शैलो फाउंडेशन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जो है वो सिंपल होता है, ठीक है। डी फाउंडेशन के केस में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। मटेरियल्स जो है वो नॉर्मली इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कि मोस्टली कंक्रीट या मेसनरी होते हैं। और लेबर जो है, जो मैन पावर है आपके पास, वो ज़्यादा स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड नहीं होती है आपको। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। शैलो फाउंडेशन की जैसे अभी हमने बात की दो टाइप्स हो सकती हैं, स्प्रेड फाउंडेशन भी हो सकती है और मैट्स या राफ्टर भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेड फुटिंग क्या होती है। इट इज़ आल्सो नाउन एज अ फुटर और फुटिंग। इट्स एन enlargement at the bottom of the column or bearing wall that spreads the applied structure load over sufficiently large soil area, ठीक है। तो अगर इस फिगर में आप देखें, जैसे ये जो फिगर्स हैं, इसमें क्या है कि कॉलम जो है उसकी बेस को हमने स्प्रेड कर दिया, उसको इनलार्ज कर दिया, ठीक है, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज़ हो। जब कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा लोड जो है वो लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। जब लोड लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो लेसर होगी। तो इस तरह हमारे जो लोड है वो सेफली ट्रांसमिट हो रहा होगा सॉइल पे, और उसमें एक्सेसिव सेटलमेंट्स या बेरिंग कैपेसिटी फेलियर के चांसेस कम होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईच कॉलम एंड ईच बेरिंग वॉल हैज़ इट्स ओन स्प्रेड फुटिंग। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हर फुटिंग जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, ठीक है। हर फुटिंग जो है वो एज ए सिंगल एलिमेंट एक्ट कर रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि ईच कॉलम एंड ईच बेरिंग वॉल हैज़ इट्स ओन स्प्रेड फुटिंग, सो ईच स्ट्रक्चर मे इंक्लूड डजन्स ऑफ इंडिविजुअल फुटिंग्स, ठीक। हर स्ट्रक्चर में जितने भी कॉलम्स होंगे, जितनी भी बेरिंग वॉल्स होंगी, उसकी स्प्रेड फुटिंग्स भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यूज्ड ड्यू टू देयर लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्प्रेड फुटिंग जो है वो नॉर्मली मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाउंडेशन टाइप है। और जो हमारे पास मीडियम साइज स्ट्रक्चर होते हैं और सॉइल कंडीशन अगर रीजनेबली गुड हो तो नॉर्मली स्प्रेड फुटिंग को ही प्रेफर किया जाता है।
तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसी की आगे डिफरेंट टाइप्स। स्प्रेड फुटिंग जो है बेसिकली जिस शेप, इसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि शेप ऑफ फुटिंग क्या है। अगर शेप ऑफ फुटिंग स्केयर है तो उसको हमने स्केयर स्प्रेड फुटिंग कह देना है। रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर, कॉन्टिन्यूअस, कंबाइंड, रिंग और स्ट्रैप फुटिंग्स। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको अभी वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होती हैं। तो ये फिगर में आपको नज़र आ रही होंगी। अगर लेंथ और विड्थ जो है फुटिंग की वो इक्वल होगी तो स्केयर फुटिंग हो जाएगी। लेंथ और विड्थ डिफरेंट है तो रेक्टेंगुलर हो जाएगी। सर्कुलर शेप में है तो सर्कुलर हो जाएगी। अगर उसके बाद जो कॉन्टीन्यूस है इसको हम स्ट्रिप फुटिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जिसमें लेंथ ऑफ फुटिंग विड्थ ऑफ फुटिंग के 9 या 10 टाइम्स से ग्रेटर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर विड्थ ऑफ फुटिंग 1 मीटर है और उसकी लेंथ 9 मीटर या इससे ज़्यादा है तो ऐसी फुटिंग को हम स्प्रेड फुटिंग का नाम देते हैं। कंबाइंड फुटिंग का मतलब है कि दो कॉलम्स जो हैं उनकी फुटिंग्स को हमने कंबाइन कर दिया। नॉर्मली ये इस केस में प्रेफर किया जाता है जब दो कॉलम्स या दो बेयरिंग वाल्स जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड हों, इतनी क्लोजली स्पेस्ड हों कि उनकी फुटिंग जो है वो ओवरलैप कर रही हों। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली हम कंबाइंड फुटिंग को प्रेफर करते हैं, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड की जाती है। और रिंग फुटिंग जो है, अगर एक रिंग की शेप में मीन सर्कुलर फाउंडेशन है लेकिन सेंटर से हॉलो पोर्शन है, ठीक है, तो ऐसी फाउंडेशन को हम नॉर्मली रिंग फुटिंग का नाम देते हैं। जैसे कि वाटर टैंक्स वगैरह आपने देखे होंगे, तो वाटर टैंक्स की जो फाउंडेशन है, वाटर टैंक्स की जो फुटिंग है वो नॉर्मली रिंग शेप्ड होती है। तो इसके बाद हमारे पास स्प्रेड फुटिंग की टाइप्स ही है। स्ट्रिप फाउंडेशन, कार्नर फुटिंग और जो भी इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। ओके, अगेन जो फुटिंग्स शो की गई हैं, ये कॉलम है, आपको नज़र आ रहा होगा, और इसकी बेस को हमने एनलार्ज कर दिया है ताकि कॉलम का लोड जो है वो लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। ये स्ट्रिप फाउंडेशन है, ठीक है, कंटिन्यूस स्ट्रिप या कंटिन्यूस फाउंडेशन है। ये रिटेनिंग वाल या बेयरिंग वाल है और इसकी एनलार्ज्ड बेस हमने प्रोवाइड की है जो कि इसके लोड को लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगेन स्प्रेड फुटिंग की शेप नज़र आ रही होगी। ये कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड थे, तो हमने क्या किया कि उसकी फुटिंग जो है उसको कंबाइन कर दिया है। ओके, स्केयर फुटिंग डिफरेंट टाइप्स को अगर हम देखें तो स्केयर फुटिंग जो है उसमें क्या है कि स्पोर्ट्स अ सिंगल कंसेंट्रिक सिंगल सेंट्रली लोकेटेड कॉलम, ठीक है, यूज इज कंक्रीट मिक्स 1 to 4 एंड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। द रीइंफोर्समेंट इन बोथ एक्सिस आर टू रेजिस्ट एंड कैरी टेंशन लोड्स। ठीक है, और रेक्टेंगुलर फुटिंग में क्या होगा, यूजफुल व्हेन ऑब्स्ट्रक्शंस प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केयर फुटिंग। नॉर्मली जो है या मोस्ट वाइडली जो यूज़ की जाती है फाउंडेशन टाइप वो स्केयर फुटिंग होती है, लेकिन कंडीशंस जो हैं वो फिजिबल ना हो तो हम रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या किसी दूसरी फुटिंग टाइप की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग कब यूज़फुल है, इट इज़ यूज़फुल व्हेन obstructions prevent construction of a square footing with a sufficiently large base area and when large movement loads are present in one direction। ठीक है, तो स्केयर फुटिंग जो है ये यूज़फुल होती है जब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हम, सॉरी, रेक्टेंगुलर फुटिंग इस केस में यूज़फुल होती है जब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हम स्केयर फुटिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह सर्कुलर फुटिंग है, राउंड इन प्लेन व्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज है फाउंडेशन फॉर लाइट पोल्स, फ्लैग पोल्स और पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, जो लाइट पोल्स या फ्लैग पोल्स वगैरह होते हैं उसके लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाउंडेशन टाइप है। इसी तरह कॉन्टिन्यूस या स्ट्रिप फाउंडेशन है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि जो बेयरिंग वाल्स वगैरह होती हैं उनके लिए हम कॉन्टिन्यूस या स्ट्रिप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। और रिंग में क्या है कि कॉन्टिन्यूस फुटिंग्स दैट हैव बीन रैप्ड इनटू अ सर्कल, कॉन्टिन्यूस फुटिंग्स होती हैं लेकिन उसको एक सर्कल की फॉर्म में हम रैप कर देते हैं। कॉमनली यूज्ड टू सपोर्ट द वॉल्स अबव ग्राउंड सर्कुलर स्टोरेज टैंक्स। ठीक है, तो नॉर्मली जो सर्कुलर स्टोरेज टैंक्स होते हैं उनकी फाउंडेशन जो है वो रिंग फुटिंग्स ही होती हैं।
और द contents of these tanks are spread evenly across the total base area and this weight is probably greater than the tank itself। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स जो हैं उसको हम लार्जर लोड बेस एरिया पे स्प्रेड कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रैप फुटिंग। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की फुटिंग आ जाती है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जब आप कमर्शियल एरियाज़ में या किसी ऐसे एरिया में फुटिंग प्लेस कर रहे हैं जहाँ पे कुछ एडजेसेंट बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, ठीक है, जब एडजेसेंट बिल्डिंग्स मौजूद होंगी तो जो कॉर्नर पे हमारे पास कॉलम होगा, जैसे ये कॉलम है या ये कॉलम है, ठीक है, तो कॉर्नर कॉलम के लिए आपको स्केल फाउंडेशन या रेक्टेंगुलर फाउंडेशन या सर्कुलर फाउंडेशन प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कॉलम जो है हमारा वो भी कॉर्नर पे आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे, और उसके नीचे हम फुटिंग प्लेस नहीं कर सकते। फुटिंग जो है सेंट्रली लोडेड फुटिंग प्लेस नहीं कर सकते या कंसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग हम प्लेस नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है कि हमारे जब हम कॉलम प्लेस करते हैं तो हमारा वो जो फुटिंग है वो फुटिंग एक्सेंट्रिकली लोडेड हो जाती है। मेन उसमें क्या होता है कि फुटिंग का सेंटर और कॉलम लोड का सेंटर जो है वो इन लाइन नहीं होते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रैप बीम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रैप बीम जो है वो कॉर्नर फाउंडेशन को या कॉर्नर फुटिंग को अटैच कर रहा होता है किसी भी एडजेसेंट फुटिंग के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इस कॉलम पे या इस कॉलम पे जब लोड आएगा तो ये दोनों फाउंडेशन जो है वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करेंगे। ये फाउंडेशन और ये फाउंडेशन जो है सिंगल यूनिट एक्ट करेंगे, एज अ कंबाइंड एलिमेंट एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे कॉलम एक्सेंट्रिकली लोडेड होने की वजह से उसमें जो भी मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे उन मूवमेंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैप फाउंडेशन है हमारे पास। इसके बाद राफ्ट आ जाती है। राफ्ट क्या है? फाउंडेशन सिस्टम इन विच essentially the entire building is placed on a large continuous footing covering the whole footprint building area, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल जो है बिल्डिंग एरिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सारी बिल्डिंग को हमने एक राफ्ट के ऊपर प्लेस कर दिया। राफ्ट मीन एक कंक्रीट स्लैब हमने प्रोवाइड की है, कंक्रीट बेस प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो एक स्लैब के ऊपर रेस्ट कर रही है। इट इज़ अ फ्लैट कंक्रीट स्लैब heavily reinforced with steel which carries the downward loads of the individual columns or walls। तो नॉर्मली ये कंक्रीट स्लैब ही होती है, हैवली reinforced, ज़ाहिर बात है लोड इसने कैरी करना है, पूरी बिल्डिंग के लोड को कैरी करना है, तो हैवली reinforced भी होती है। ठीक है, और ये कॉलम्स और वॉल्स के लोड को कैरी कर रही होती है। राफ्ट फाउंडेशन आर यूज्ड टू स्प्रेड द लोड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज एरिया। अगेन जो फाउंडेशन का पर्पज़ है वही राफ्ट फाउंडेशन का पर्पज़ होगा। तो नॉर्मली द एंटायर एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग डिफरेंशियल सेटलमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जब सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो एक स्लैब के ऊपर प्लेस किए हमने, तो अब क्या होगा कि जब जब भी इसमें सेटलमेंट्स आएंगी तो पूरी फाउंडेशन जो है वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करेगी। ठीक है, सिंगल एलिमेंट एक्ट करेगी, उसमें जो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स के चांसेस हैं वो भी कम होंगे। ठीक है, और ये प्रोवाइड कब की जाती हैं? दे आर ऑफन नीडेड ऑन सॉफ्ट और लूज सॉइल्स विद लो बेयरिंग कैपेसिटी एज दे कैन स्प्रेड द लोड्स ओवर अ लार्जर एरिया। जहाँ भी हमारे पास सॉफ्ट या लूज सॉइल होगी और हमारी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हैवियर लोड्स को हमने कैरी करना है, तो उस केस में हम नॉर्मली राफ्ट को प्रेफर करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन टाइप जो है वो प्रेफर की जाती है। ओके, उसके बाद कंडीशंस डिमांडिंग मैट आर राफ्ट। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि नंबर वन क्या सिनेरियो हो सकता है? स्ट्रक्चर लोड्स आर सो हाई और द सॉइल कंडीशन इज सो पुअर दैट स्प्रेड फुटिंग वुड एक्सेप्शनली लार्ज। ठीक है, तो एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, इफ स्प्रेड फुटिंग्स वुड कवर मोर देन 50% ऑफ द बिल्डिंग फुटप्रिंट एरिया, अ मैट और सम टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन विल यूजली बी मोर इकोनॉमिकल। तो नॉर्मली जब स्ट्रक्चर लोड्स बहुत ज़्यादा हाइयर है, सॉइल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है
या ऐसी कंडीशन है कि हमारी स्प्रेड फुटिंग जो है वो टोटल बिल्डिंग एरिया के 50% को कवर कर रही है, ठीक है, टोटल बिल्डिंग एरिया के 50% को कवर कर रही है, तो इस केस में हम नॉर्मली मैट या ड्राफ्ट फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि द सॉइल इज़ वेरी एरेटिक आर प्रोन टू एक्सेसिव डिफरेंशियल सेटलमेंट्स, ऐसी सॉइल्स जिसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर बिल्डिंग कॉलम्स जो हैं डिफरेंट कॉलम्स पे लोड की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी या बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी तो उस केस में भी डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसी सॉइल्स में हम नॉर्मली मैट को प्रेफर करते हैं। और वही सी पॉइंट वही है कि अगर सॉइल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है उसमें भी हम मैट को प्रेफर करते हैं। अगर लोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उस केस में भी मैट ही प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद डी पॉइंट है हमारे पास, द लेटरल लोड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द स्ट्रक्चर एंड दस में काज डिफरेंशियल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स इन स्प्रेड फुटिंग्स एंड पाइल कैप्स। तो नॉर्मली जब लेटरल लोड्स जो है अगर वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस केस में भी हम मैट ही प्रेफर करेंगे। ई पॉइंट जो 7th पॉइंट आ जाता है हमारे पास, 5th पॉइंट आ जाता है, द अपलिफ्ट लोड्स आर लार्जर देन स्प्रेड फुटिंग्स कैन अकोमोडेट। ठीक है, तो अगर हमारी सॉइल जो है वो सैचुरेटेड एरिया में, ऐसे एरिया में है जहाँ पे वाटर टेबल की लोकेशन हायर है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी फुटिंग पे अपलिफ्ट प्रेशर भी एक्ट कर रहा होगा। अगर फुटिंग का डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाइड लोड है, ठीक है, फुटिंग का जो डाउनवर्ड अप्लाइड प्रेशर है वो अपलिफ्ट प्रेशर से लेसर है, तो उस केस में क्या होगा कि बिल्डिंग के ओवर टर्निंग के चांसेस होंगे, अपलिफ्ट या हीविंग वगैरह के चांसेस होंगे। उस केस में हम मैट प्रेफर करते हैं ताकि फुटिंग का लोड इंक्रीज़ हो, इतना इंक्रीज़ हो जाए कि वो अपलिफ्ट प्रेशर से ज़्यादा हो, ताकि वो अपलिफ्ट प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। उसके बाद आ जाता है द बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ लोकेटेड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, सो वाटर प्रूफिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसर्न because mats are monolithic, they are much easier to waterproof. The weight of the mat also helps resist hydrostatic uplift forces of the groundwater। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि अगर हमारी सॉइल जो है वो ऐसे रीजन में है, ऐसे जोन में है जहाँ पे वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हायर है, तो ऐसे केस में भी मैट को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मैट्स को आप इजीली वाटरप्रूफ कर सकते हैं और इसके अलावा मैट फाउंडेशन जो है वो अपलिफ्ट प्रेशर को भी इजीली डील कर सकती है।